असम सरकार का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण असम में जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ा गया है। कई इलाकों में डेमोग्राफिक चेंजेस दिख रहे हैं। मजहब छुपाकर, नाम बदलकर, लालच देकर दूसरे धर्मों की लड़कियों से शादी करने और फिर धोखा देने के केसेस में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आदिवासियों की जमीनों पर बड़े पैमाने पर खरीदा जा रहा है। इसलिए अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाएगी। हिमंता ने कहा कि असम में बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़के अपना धर्म छुपाकर, अपना नाम बदलकर हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं। शादी के बाद जब लड़की को असलियत का पता चलता है, अगर वो विरोध करती है तो उसके साथ ज्यादती होती है या फिर उसे छोड़ दिया जाता है। हिमंता ने कहा कि ऐसी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए उनकी सरकार कड़ा कानून बनाने पर विचार कर रही है और इसको लेकर बिल ड्राफ्ट किया जा रहा है, जिसमें झूठ बोलकर, पहचान छुपाकर शादी करने वालों को सख्त सजा का प्रोविजन होगा। Our government is in process of drafting a legislation which will give higher punishment for cases of love jihad. In Assam, this is rampant. People put their Hindu name in Facebook, lure a girl, and after marriage the girl discover that the boy is not the same boy whom I married. Victim must get adequate justice. So, Assam government, after examining various cases which we have seen in last 3, 4, 5 years, we are going to draft a legislation which will give stinging punishment for the cases where you hide your identity, you lure a girl to marriage, and in the process you destroy the trust of the girl which she reposed in her so-called husband. हिमंता ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ लव जिहाद नहीं, लैंड जिहाद के खिलाफ भी कड़ा कानून बनाने जा रही है। कानून बनने के बाद असम के कुछ इलाकों में कोई भी दूसरी जाति या धर्म का व्यक्ति आदिवासियों और दलितों की जमीन नहीं खरीद पाएगा। अगर किसी को आदिवासी या दलित की जमीन खरीदनी है तो उससे पहले प्रशासन से परमिशन लेनी होगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, असम की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है। बड़े पैमाने पर गरीब आदिवासियों की जमीनों को दूसरे मजहब के लोग खरीद रहे हैं। कुछ इलाकों में जहां कभी SC, ST और राजवंशी समुदाय के लोग मेजॉरिटी में थे, वहां वो माइनॉरिटी में आ गए हैं। इसलिए सरकार अब ऐसा कानून बनाएगी जिसमें कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी जाति के लोगों को ही जमीन बेच पाएगा। We all know that in various part of Assam, because of the demography changes, original communities like Sidil tribe, Sidil caste, post Rajbangshi, they are becoming minority and their property is also being purchased through deploying various dubious methods. So we are bringing a law which will prohibit inter-community only restrict land sales to inter-community. Sidil tribe will sell their land only to Sidil tribe. Sidil caste will sell their land only to Sidil caste, and OBC will sell their land only to OBC. We will walk against love jihad, we will walk against land jihad. हालांकि जैसे हिमंता ने यह बात कही तो गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मच गई। विरोधी दलों के नेताओं ने हिमंता के ऐलान को बीजेपी के कम्युनल एजेंडे का हिस्सा करार दिया। AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा, ये लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की साजिश है, मुसलमानों को अलग थलग करने की रणनीति है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हिंदुस्तान तो सबका है, यहां की जमीन पर सबका बराबर का हक है, फिर सिर्फ मुसलमानों को दूसरे धर्म के लोगों की जमीन खरीदने से कैसे रोका जा सकता है?
लैंड के ऊपर हर इंसान का हक है, हर आसामी का हक है। पूरे इंडिया का कोई भी आके यहाँ लैंड भी ले सकता है। ये कश्मीर नहीं है, वो 370 उठा दिया गया, तो इसलिए कोई भी आ भी सकता है, ले भी सकता है। हिंदू मुसलमान की जमीन ले सकता है, मुसलमान हिंदू की जमीन ले सकता है। क्या ऐसा बिल लाएंगे चमक दिखाने के लिए, हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए? मेरा नसीहत होगा, एक बड़े भाई के हिसाब से आप ये सब बयानबाजी बंद करें। लव जिहाद क्या है? क्या है लव जिहाद? आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आमिर खान की बीवी हिंदू है, हाँ? और जो है आपके सलीम की बीवी हिंदू है, धर्मेंद्र की बीवी हिंदू है, उसके बाद बड़े बड़े जितने स्टार्स हैं उनके सबकी बीवी हिंदू है। वहां आप नहीं पकड़ सकते, यहाँ आके गरीबों को आप पकड़ेंगे, क्योंकि आपको सताने में मजा आता है। मुसलमान को जब सताएंगे आपको बहुत मजा आता है। ये रास्ता छोड़ दो भाई, आप सबके साथ भलाई का रास्ता अख्तियार करो। सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने कहा है, कम से कम उसको तो मान लो। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने भी असम में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून को नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति बताया। तारिक अनवर ने कहा, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। हिमंता कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, इसलिए वो नफरत के मामले में बीजेपी वालों को पीछे छोड़ने पर तुले हुए हैं। ऐसा है कि कहावत है हमारे बिहार में और भी जगह होगा कि जो नया मियाँ होता है, यानी जो नया मुसलमान होता है वो प्याज ज़्यादा खाता है। तो ये जो शर्मा जी हैं ये कन्वर्टेड हैं, कांग्रेस से बीजेपी कन्वर्शन हुआ है इनका। तो ये अपने नेता को या अपनी पार्टी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुमसे भी ज़्यादा कट्टरपंथी हैं। लेकिन बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने भी असम के लव जिहाद और लैंड जिहाद कानूनों को सपोर्ट किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो यहां भी धर्म परिवर्तन और घुसपैठ को रोकने के लिए कानून बनाए जाएंगे। बीजेपी का सरकार जब आएगा, पहले लाभ जिहाद के खिलाफ कानून आएगा, एक नंबर। दूसरा कानून आएगा रिलीजियस कन्वर्सन के खिलाफ। तीसरा आएगा रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ। अभी कानून आया नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सिर्फ कानून बनाने का ऐलान किया है, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। हालांकि कांग्रेस के नेता हो, शिवसेना के संजय राउत हो या बदरुद्दीन अजमल हो, वो फैक्ट्स पर बात नहीं कर रहे, सिर्फ असम की सरकार को कोस रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। लेकिन हिमंता ने अपनी बात फैक्ट्स के साथ रखी। उन्होंने कहा, कोई अपनी मर्जी से किसी से शादी करता है, इस पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन अगर पहचान छुपाकर मुस्लिम होने के बाद खुद को हिंदू बताकर हिंदू लड़की से कोई शादी करता है, धोखा देता है और लड़की शिकायत करती है, तो लड़की को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। असम में लव जिहाद के मामले बढ़ गए हैं, इसलिए कानून को सख्त करने की जरूरत है। इसी तरह गोलपाड़ा जिले में इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आए हैं, जहां मुसलमान लड़कों ने पहचान छुपाकर आदिवासी या दलित हिंदू लड़की से शादी की, इसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। बहुत से केसेस में गरीब हिंदुओं की जमीन ज्यादा कीमत देकर मुसलमानों ने खरीदी और आदिवासी भूमिहीन हो गए। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार इस ट्रेंड पर रोक लगाना चाहती है, लेकिन हमारे देश की प्रॉब्लम यह है कि अगर मसला मुसलमानों से जुड़ा हो तो बिना सोचे समझे उसे कम्युनल कलर दिया जाता है, सांप्रदायिक कहा जाता है। असम में कानून बना नहीं, उस पर सियासत शुरू हो गई। इसी तरह जैसे ही खबर आई कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने का कानून बना सकती है, वक्फ की संपत्तियों को रेगुलेट किया जा सकता है, तो इस पर भी राजनीतिक बयानबाजी हावी हो गई। खबर यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव करने जा रही है और इसके लिए अमेंडमेंट बिल इसी हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। पता ही चला कि इस बिल के जरिए सरकार वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन बदलाव करेगी। इन संशोधनों को, इन बदलावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। चर्चा तो यह भी है कि यह अमेंडमेंट बिल आज ही संसद में पेश होना था,
लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पता यह लगा कि मोदी सरकार चाहते कि वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाया जाए। अभी जो कानून है उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। वक्फ बोर्ड के इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जिसे इस फैसले पर एतराज हो वो वक्फ बोर्ड के सामने ही अपील कर सकता है, लेकिन अपने दावे को सही करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। अब जो 40 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं उनके मुताबिक ये पूरी तरह बदल जाएगा। अब वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा। वक्फ बोर्ड के फैसलों को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। जानकारों के मुताबिक वक्फ एक्ट में बदलाव के फैसले से पहले सरकार ने कई मुस्लिम संगठनों और इंटेलेक्चुअल से बात की। अब वक्फ बोर्ड के लिए यह जरूरी किया जाएगा कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज को डीएम या कलेक्टर ऑफिस में रजिस्टर करें, जिससे उनके दावों की जांच की जा सके। केंद्र और राज्य वक्फ बोर्ड में अब तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, जो अब कंपल्सरी बना दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड में कमजोर वर्ग के मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन भी सुनिश्चित करवाया जाएगा। हालांकि अभी सरकार ने वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं किया है, लेकिन विरोध शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा करना चाहती है, वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को खत्म करना चाहती है, इसलिए इस तरह का बिल लाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि अगर वक्फ कानून में संशोधन हुए तो इससे परेशानियां और बढ़ जाएंगी। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज, अब दोबारा उनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है। ये इम्पॉसिबिलिटी है। अब कई लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज में एंक्रोचर्स है, इलीगल तरीके से वहां पर है, तो इनको एक मौका मिल जाएगा कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई भी प्रॉपर्टी में ये झगड़े होते कहीं ना कहीं, तो उसको एक एंक्रोचर्स को एक मौका मिल जाएगा। ओवैसी कह रहे हैं कि कानून में बदलाव के बाद वक्फी प्रॉपर्टी पर झगड़े बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पर कब्जे की कोशिश होगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी है। हकीकत यह है कि ओवैसी के अपने स्टेट तेलंगाना में वक्फ की 80% प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जा हो चुका है। तेलंगाना में वक्फ बोर्ड के पास कुल 77,538 एकड़ जमीन है, 77,538 एकड़। इसमें से 57,424 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। हैदराबाद में जहां से ओवैसी सांसद हैं, वहां वक्फ रिकॉर्ड में 1,785 एकड़ जमीन है और इसमें से 1,470 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। अगर कानून में बदलाव होता है तो इससे उन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा सकेगा जिन पर गैर कानूनी कब्जे बने हुए हैं। लेकिन मुश्किल है कि ओवैसी को हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल उठाने हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि इससे जमीन के झगड़े और बढ़ जाएंगे। हालांकि यह सिर्फ ओवैसी का नहीं है, विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने आज इसी तरह की बातें कही। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई मुद्दा नहीं होता। बीजेपी किसी न किसी बहाने मुसलमानों को परेशान करने में लगी रहती है। बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के, अपनी
कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के, उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नजूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। वक्फ बोर्ड के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें इसी बात को लेकर है कि वो कानून के नाम पर किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक देता है। दरअसल वक्फ का अर्थ होता है किसी चीज को खुदा के हवाले कर देना, समर्पित कर देना। ये चीज जमीन हो सकती है, घर, मकान, दुकान या पैसा भी हो सकता है। एक बार कोई चीज वक्फ कर दी गई, खुदा के हवाले कर दी गई, तो दान देने वाला भी इसे वापस नहीं मांग सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन, करीब 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। पिछले 15 साल में यह प्रॉपर्टी डबल हुई है। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। पिछले 15 साल में वक्फ की प्रॉपर्टी डबल हुई है। इसी दौरान उस जमीन पर कब्जे के सबसे ज्यादा आरोपी लगे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड और मुस्लिम संगठन से जुड़े मौलाना वक्फ में गड़बड़ी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बरेलवी संगठन कौमी इत्तेहाद मोर्चा के संस्थापक गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि हकीकत तो यह है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर सरकारों का कब्जा है। अगर सरकार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मुसलमानों को लौटा दे तो मुसलमानों को सरकारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्फ बोर्ड के कंसेप्ट को लोग समझ गए होते तो वेलफेयर समझ में आ गया होता। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो अगर यदि केंद्र सरकार वापस कर दे, राज्य सरकारें उसे वापस कर दें और उसका सर्वे करा करके अल्पसंख्यक कल्याण के हवाले कर दे, तो एजुकेशनली जो बैकवर्डनेस है मुस्लिम माइनॉरिटीज में, उसके ख़त्म करने के लिए हुकूमत के अनुदान की कोई आवश्यकता और ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा अब तक वक्फ बोर्ड की मनमर्जी चल रही है, अब यह सब खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। आपने जमीनें छीनी थी क्या जो डरे हुए हो आप तो किसी भी कुछ वक्फ बोर्ड की तो ये हालत हो गई थी, किसी पे भी हाथ रख दिया, कहा ये मेरी है, अब वो बेचारा परेशान होता फिरे। तो उसको करेक्ट करने के, जिससे लेकर के अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है, उस अविश्वास के माहौल को विश्वास में बदलने की जरूरत है। लोगों की आदत है कि चूरे वक्त के सिस्टम हो या वक्त की व्यवस्था हो, उसको टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत के चक्रव्यूह में फंसा के रखा हुआ है। अब कई मौलानाओं ने कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों से सरकार के इस बिल का विरोध करने की अपील की है। मुंबई में जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सिराज खान ने कहा, अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर मुसलमान समाज को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट अलायंस के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी इंडिया अलायंस को, मुसलमानों के, दूसरे माइनॉरिटी के सारे लोगों ने जिन्होंने उनको वोट किया, मैं उनसे एक अपील करूंगा कि आप लोग इस मामले को, अगर ये पार्लियामेंट में बिल आता है तो उसकी पुरजोर मुखालफत करें, और नहीं तो मुसलमानों को, अगर मुसलमानों के मामलात के अंदर कुछ ना कुछ अगर ये रद्दोबदल करेंगे तो मुसलमान सड़कों पर उतरेगा। लेकिन कई मौलाना ऐसे भी हैं जो सरकार के इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ उमेर अहमद इलियासी ने कहा, वक्त के साथ कानूनों ने भी जमाने के हिसाब से बदलाव करने पड़ते हैं, इसलिए इस पर हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। विरोध करना समाधान नहीं है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अगर कहीं कोई गलत लगता है तो उस पर बात करनी चाहिए, ना कि राजनीति करें। हाँ, इतना जरूर है कि इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके जो वक्फ के एक्सपर्ट्स हैं
उनको शामिल करना चाहिए। इस पर रिलीजियस लोगों को खास तौर पर इसको प्रस्ताव लाने से पहले उस पर भी उनको भी बैठकर इसमें शामिल करना चाहिए और उसमें इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि जो वक्फ का मंशा है, जो वक्फ जायदाद जो होती है या वक्फ कोई भी चीज होती है, क्योंकि वक्फ की हुई चीज ईश्वर के नाम होती है, अल्लाह के नाम लोग दान करते हैं, उसको वक्फ कहते हैं, उसे वक्फ करना ईश्वर के नाम। तो जो जिस मकसद से जिस आदमी ने जिस लोगों ने उसको दान किया या वक्फ किया, उसमें भी कोई ऐसी छेड़छाड़ ना हो कि जिसकी जो मर्यादा है उसको या उसके मकसद को नुकसान पहुंचे, उसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। फिलहाल जो कानून है उसके मुताबिक एक बार वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फी जमीन घोषित कर दे, वक्फी प्रॉपर्टी घोषित कर दे, तो फिर उसे कहीं चुनौती दी ही नहीं जा सकती। इसका नतीजा क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं। तमिलनाडु में एक पूरे के पूरे गांव को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया। इस गांव में प्राचीन मंदिर था, उसे भी वक्फी प्रॉपर्टी बताकर मंदिर में हिंदुओं के प्रवेश रोकने की कोशिश की गई। बेंगलुरु में एक 5 स्टार होटल की जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बता दी। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटालिया पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया, कहा कि मुकेश अंबानी का जो घर है वो वक्फ की जमीन पर बना है। और इस तरह के मामले आपको हर शहर में देखने को मिलेंगे। ज्यादातर राज्यों में वक्फी प्रॉपर्टियों में बंदर बांट होती है, गैर कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी को लीज पर दिया जाता है। यूपी में अतीक अहमद और उसके परिवार वालों को वक्फी जमीनें लीज पर दी गई। उसके परिवार वालों ने वहां घर बनाए, ऑफिस बनाए, दुकानें बना ली। आजम खां पर वक्फी जमीनों पर कब्जे के आरोप लगे। यूपी वक्फ की जमीनों में घोटालों की जांच सीबीआई कर रही है। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन 75 साल में इस संपत्ति से गरीब और कमजोर मुसलमान भाइयों का कोई भला नहीं हुआ। भलाई सिर्फ वक्फ बोर्ड के कुछ लोग और मौलाना की हुई और नाम गरीब मुसलमान का हुआ। इसलिए अगर सरकार इन प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करेगी, वक्फ के एकाधिकार को खत्म करेगी, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी तय करेगी, तो इन प्रॉपर्टीज का बेहतर तरीके से गरीब कमजोर मुसलमान के लिए इस्तेमाल हो सकेगा और इससे होने वाली आमदनी मुसलमानों की बेहतरी के काम आएगी।